हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। हम आज समझने वाले हैं एफआरबीएम को। क्या क्या बात करेंगे हम। ये एफआरबीएम क्या होता है, ये क्यों लाया गया, इसके अलग अलग प्रावधान क्या है और एफआरबीएम से जुड़ी ये एनके सिंह समिति क्या है। तो इन्हीं सब चीजों को हम देखेंगे आज की क्लास में। शुरू करते हैं। एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एफआरबीएम एक एक्ट है जो कि केंद्र सरकार लाई थी और इसकी फुल फॉर्म है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2003 में लाया गया था। हिंदी में इसे कहा जाता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। ये लाया क्यों गया, इसको समझने के लिए पहले हम बजट को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बजट की क्लास में जाना था कि जब सरकार की आय कम होती है और व्यय ज्यादा होता है तो सरकार इस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट से उधार लेती है और इसी को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। अब ये उधारी जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, एक मात्रा से ज्यादा हो जाए, तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये खराब बात होती है। ये खराब बात कैसे होती है समझते हैं। अगर सरकार की फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा ज्यादा है, यानी कि सरकार की उधारी ज्यादा है, और यदि सरकार की उधारी ज्यादा है तो सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सॉवरिन बॉन्ड की रेटिंग कम हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए आप कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर उधारी ज्यादा है तो उसको उधार देने के लिए लोग कतराएंगे या उधार नहीं देंगे या ज्यादा ब्याज में देंगे। तो इसी प्रकार यदि सरकार की उधारी ज्यादा है तो मार्केट उन बॉन्ड्स को खरीदेगा नहीं, यानी कि सरकार को पैसा उधार देगा नहीं। तो इसीलिए भारत की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इन बचे हुए सॉवरिन बॉन्ड को खरीदेगी और सरकार को पैसा देगी। यदि आरबीआई के पास सही मात्रा में पैसा नहीं है, उचित मात्रा में पैसा नहीं है, तो वो नया पैसा छाप के सरकार को देगी और सरकार अलग अलग स्कीम के माध्यम से, जैसे मनरेगा आदि के माध्यम से, ये पैसा पब्लिक तक पहुंचाएगी। अब पब्लिक के पास यदि पैसा ज्यादा है और यदि मार्केट में चीजें कम है, टमाटर आलू कम है, तो पैसे ज्यादा चीजें कम, तो इन चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाएगी। अब आरबीआई क्या करेगा, इस महंगाई से लड़ने के लिए अपने रेपो रेट को बढ़ा देगा, एक तरह से ब्याज दर बढ़ा देगा। यदि आरबीआई ब्याज दर बढ़ाएगा तो जो लोग नए घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं उनको लोन मिलेगा नहीं और इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था में दिक्कत पैदा होने लगेगी, अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान होगा। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार 2003 में एक कानून के माध्यम से बोलती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी फिस्कल डेफिसिट, अपने राजकोषीय घाटे को, अपनी उधारी को कंट्रोल करना होगा और इसी एक्ट का नाम था एफआरबीएम, यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या था और ये क्यों लाया गया और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर एक निश्चित तिथि तक कुछ टारगेट दिए गए, जैसे कि आपको इस साल तक अपने फिस्कल डेफिसिट को, अपने राजकोषीय घाटे को इतनी मात्रा तक लिमिट करना है जीडीपी का। तो ये लाया क्यों गया। 1990 और 2000 के दशक के प्रारंभ में सरकार की उधारियों का स्तर ज्यादा था और उधारियों का स्तर ज्यादा यानी कि उच्च राजस्व घाटा यानी कि हाई रेवेन्यू डेफिसिट और उच्च राजकोषीय घाटा यानी कि हाई फिस्कल डेफिसिट। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे बहुत नुकसान पड़ता था। तो इसी चिंता में सरकार यानी कि केंद्र सरकार संसद में एक कानून पास करती है एफआरबीएम। इस एफआरबीएम के अंतर्गत केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों पर कुछ लिमिट डाले गए कि आप अपनी फिस्कल डेफिसिट को इतना कंट्रोल करो और आप इतना ही लोन ले सकते हो। तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे। एक तो भारत की जो वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है, मतलब ये जो इकोनॉमिक चीजें हैं उनमें एक ट्रांसपेरेंसी लाना, एक पारदर्शिता लाना, साथ ही राजकोषीय अनुशासन लाना, आप इतना अपना खर्चा कंट्रोल कीजिए, कुशल ऋण प्रबंधन करना, लोन ला रहे हो तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, व्यापक आर्थिक स्थिरता लाना, इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी लाना।
राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के मध्य बेहतर समन्वय कराना, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, बैंकों की जो पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है और सरकार की जो पॉलिसी है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन लाना। साथ ही सार्वजनिक धन प्रबंधन में थोड़ा सुधार लाना कि सरकार किस तरह से खर्चा करेगी, अपना पैसा किस तरह से मैनेज करेगी। तो इसके अंतर्गत सरकार को क्या लक्ष्य दिए गए? दो प्रकार के लक्ष्य दिए गए, एक तो राजस्व घाटा से रिलेटेड और एक राजकोषीय घाटा से रिलेटेड। राजस्व घाटा मतलब रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड। सरकारों को बोला गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बोला गया कि आप 2009 तक इस रेवेन्यू डेफिसिट को पूर्ण रूप से समाप्त कर दोगे, यानी कि 2009 तक आपका रेवेन्यू घाटा नहीं होना चाहिए। और राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या बोला गया कि 2009 तक ये जीडीपी का 3% तक ही सीमित होना चाहिए। पहले ये 3% से ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे आप कंट्रोल करते हुए, इसमें कमी लाते हुए 2009 तक इसको जीडीपी का 3% कर दो। साथ ही यह बोला गया कि आरबीआई द्वारा सरकारी ऋण पत्रों यानी कि बॉन्डों की खरीद 2006 के 1 अप्रैल से समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर सरकारें आरबीआई से सीधा उधार नहीं ले सकती है। इन लक्ष्यों को जैसा कि 2008-9 तक पूरा करना था, लेकिन आपको मालूम होगा कि 2007-8 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, मतलब कि एक तरह से पूरे विश्व में मंदी आई थी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यानी कि मंदी आई। तो इस मंदी का असर भारत पर भी पड़ा और इस मंदी से निपटने के लिए सरकारों द्वारा कंपनियों और लोगों को अलग अलग राहत दी गई, जैसे कि टैक्स में छूट दी गई, सब्सिडी बढ़ाई गई, आदि सारी चीजें। जब आप टैक्स में छूट देते हो तो आपकी आय कम हो जाती है, और जब आप सब्सिडी बढ़ाते हो तब आपका व्यय बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो यानी कि सरकार का उधारी बढ़ गई, यानी कि राजकोषीय घाटा बढ़ गया। 2008-9 तक कम करना था, लेकिन इस ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से यह राजकोषीय घाटा बढ़ गया और हम इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। अब इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग समय पे और अलग अलग अमेंडमेंट करते गए कि इन लक्ष्यों को थोड़ा आगे ले जाओ, इनकी आगे तारीख करो, या इनका जो आंकड़ा है वो ऊपर नीचे करो। इसके बारे में अभी हम एनके सिंह समिति के दौरान बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस एफआरबीएम एक्ट में इन लक्ष्यों के अलावा और कुछ भी बोला गया, जैसे कि केंद्र सरकार को बोला गया कि जब आप बजट रखो संसद में तो उसके साथ आपको 3 डॉक्यूमेंट रखना है। पहला मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और तीसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। तो ये 3 डॉक्यूमेंट रखना अनिवार्य कर दिया गया बजट के साथ, ताकि इस ऋण प्रबंधन में और राजकोषीय प्रबंधन में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। अब जिस तरह से ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उसी प्रकार भविष्य में और चीजें भी हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती है, ये एक डायनेमिक है। तो 2016 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह सोचा कि इस तरह से ग्लोबली इकोनॉमी चेंजेस होती रहेगी और बहुत सारी चीजें होती रहेगी। इस वजह से हम ये टारगेट को एक फिक्स नहीं रख सकते हैं, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए कि इसके लिए एक रेंज लानी चाहिए कि इस रेंज में आप फिस्कल डेफिसिट को रखो। तो इस प्रकार एफआरबीएम में अमेंडमेंट करने के लिए और एफआरबीएम के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष एनके सिंह थे, इसलिए इस समिति को एनके सिंह समिति कहा गया। इस एनके सिंह ने सिफारिश की कि सरकार फिस्कल डेफिसिट को 2020 तक 3% में कंट्रोल कर ले जीडीपी का, 2021 तक 2.8% कर दे और 2023 तक 2.5% कर ले। तो एनके सिंह समिति की इन सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार ने एफआरबीएम के नए लक्ष्य तय किए। क्या कि फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा 2021 तक जीडीपी का 3% हो जाए, और ऋण के बारे में बात की गई, यानी कि डेट के बारे में बात की गई
कि डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जीडीपी के सामने सरकार कितना ऋण ले सकती है। तो टोटल 60% ऋण ले सकती है केंद्र सरकार, 40% और सारी राज्य सरकारें 20% ले सकती है। तो यह आंकड़ा हमें पता होना चाहिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जीडीपी के सामने ऋण जो है वो 60% सीमा तय की गई, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए जीडीपी का 20%। अब एफआरबीएम के अंतर्गत एक एस्केप क्लॉज नामक की चीज भी रखी गई। हालांकि ये शुरुआती एफआरबीएम लक्ष्य में थी, लेकिन ये इतनी डिफाइन नहीं थी कि किस दिशा में, किस दशा में हम एफआरबीएम के टारगेट को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, इनका उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन नए अमेंडमेंट में ये एस्केप क्लॉज को या निस्सरण उपनियम के प्रावधानों को मजबूत बनाया गया। इसमें यह कहा गया कि जब आपदा आ जाए या वॉर हो जाए या राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य मामले आ जाए, तो इन कंडीशन में चूंकि सरकारों का खर्चा ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम एफआरबीएम द्वारा तय किए गए इन टारगेट को एस्केप कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं, इसका अमाउंट को ब्रीच कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है एस्केप क्लॉज। तो एस्केप क्लॉज क्या है? एफआरबीएम के अंतर्गत जो टारगेट तय किए गए हैं उनको हम ब्रीच कर सकते हैं, उसकी लिमिट से आगे जा सकते हैं। कब? जब कोई आपदा आ जाए, वॉर हो जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा आ जाए या कोविड जैसी और पेंडेमिक आ जाए। तो ये सारी बातें थी एफआरबीएम एक्ट से संबंधित। तो आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।